हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की बात करें, पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये सामान्य हिंदी की क्लास किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बेसिकली अगर देखें, इस क्लास को चलाने का जो मूल उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होना उसके लिए और की जो परीक्षाएं होंगी, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर ऐसी परीक्षाएं जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण क्यों होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। या यूपीपी, यूपीएसआई या इसके अलावा ऐसा सीजीडी, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। इसका एक मेन कारण यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था, उस सिलेबस में हमने देखा था वर्णमाला से लेकर, कहां से, वर्णमाला से लेकर हमने साहित्यिक रचनाओं तक के प्रश्न वहां पे देखने को आपको मिले थे। कहने का मतलब यहाँ पर बेसिक व्याकरण जो होता है, जो आधारभूत व्याकरण होता है हिंदी भाषा का, कहते हैं जैसे बेसिक ग्रामर, वहां उसको सब कुछ पढ़ना है। थोड़ा ही दिया है लेकिन सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा साहित्यिक चीजों को भी पढ़ना है, यानी रचनाओं को पढ़ना है, कौन सी कवि की कौन सी महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी लेखक की कौन सी महत्वपूर्ण रचना है, इन सब चीजों को भी हमें पढ़ना है। इस आधार पर देखें कि सिलेबस इतना वास्ट रहेगा, यानी इतना बृहद रहेगा कि किसी भी परीक्षा में जहां पर सामान्य हिंदी से प्रश्न आएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे कुछ परीक्षाओं का नाम लिखा गया है क्योंकि आगामी समय में इनसे होने वाली परीक्षाएं हैं, इसलिए इनको हाईलाइट करने के लिए चीजें लिखी गई हैं। इसके अलावा यस टेट की हम बात कर लें, यस टेट या सी टेट हमेशा होता रहता है, हर 6 महीने पे सी टेट के लिए बात करें, टेट के लिए बात करें, जिसमें भी सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, सबके लिए विषय होगा महत्वपूर्ण। बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे यूपीपी, यूपीएसआई के एग्जाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसका पहला टॉपिक है क्या, वर्णमाला। और इस वर्णमाला को इस कदर हम लोग पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वर्णमाला से जो प्रश्न बनते हैं, उसमें एक विशेषता ये होती है कि देखिए, बचपन से ही हम वर्णमाला से शुरुआत किया, जीवन जब से पढ़ाई आपने शुरू किया होगा वर्णमाला से शुरुआत किया होगा, लेकिन वर्णमाला के जो प्रश्न आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। गलत हो जाने के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज के बाद से शायद गलत होना प्रश्न बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्णमाला की बात करें। वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वर्णों का, यानी शब्दों अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वर्णमाला। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही किसकी, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, व्यवस्थित क्रम की। किसकी बात हो रही है, व्यवस्थित क्रम। देखिए व्यवस्थित क्रम कहने से तात्पर्य क्या है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे क से हम शुरू करते हैं, क ख ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, कहां तक जाते हैं, ज्ञ तक। ये क्या है, वर्णमाला है। ऐसे हम स्वर को देखेंगे, आ से लेके कहां तक जाते हैं, आ तक जाते हैं, ये सब क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला इसलिए कहा जा रहा है कि यह एक निश्चित ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में लिखा गया। अगर इसी वर्णों को हम अव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो वर्णमाला नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया क, च लिख दिया, फिर म लिख दिया, य लिख दिया, इसे क्या वर्णमाला कहेंगे, नहीं। ये वर्ण है लेकिन वर्णमाला नहीं। क्लियर बात। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया किसी एग्जाम में कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का क्रम, वर्णों का अव्यवस्थित क्रम। ऐसे आप समझेंगे किसकी बात हो रही, व्यवस्थित क्रम की। ठीक है, जब वर्णमाला को हमने समझ लिया, आप समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। अब वर्ण क्या होगा इसको हम समझेंगे। देखिए यहां पे कहा गया क्या, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे कहा गया क्या, वर्णमाला। ठीक है, इसे कहा गया वर्णमाला। अब प्रश्न ये उठता है कि ये वर्ण क्या है, प्रश्न ये उठता है कि वर्ण क्या है। हम वर्ण की बात करें, ये वर्ण क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण की हम बात करेंगे, ये होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम कहेंगे क्या, वर्ण। अब एक बात को हम समझते हैं,
भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा को लेंगे उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम कहेंगे वर्ड कहेंगे, या इसी को हम कहते हैं क्या, अक्षर कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ध्वनि कहेंगे। कैसे कहेंगे अभी इन बातों को हम समझते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कह रहे हैं वर्ड, ठीक है। जैसे कोई हमें शब्द लिखना है, क्या, कमल। यहाँ पे कमल हमने लिखा है तो यहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ वर्डों को यहाँ पे एक वर्ड लिया गया क, दूसरा लिया गया म, तीसरा लिया गया क्या, ल। अगर इनको मिला दिया गया तो हमें एक शब्द मिला जिसका नाम है क्या, कमल। क्लियर है बात, आगे बढ़े। अब यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हमने वर्ड कहा, और एक चीज और होती है ध्वनि। इसको बात को समझते हैं, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ड, या इसी को कह लेते हैं अक्षर। इसी को क्या कह लेते हैं, अक्षर। अक्षर का मतलब जिसका क्षर ना हो, जो नष्ट ना हो, वो क्या है, अक्षर, ठीक है। लेकिन जैसे देखते हैं बच्चा, जैसे जब पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा है, वह कुछ प्रतिक्रियाएं करना शुरू करता है ना, कुछ साउंड, कुछ आवाज निकालता है ना, कुछ ऐसे साउंड निकालता है। ये क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। वो क्या निकाल रहा है, वो ध्वनि निकाल रहा है, वह आवाज निकाल रहा है। अब देखिए वह भी तो कुछ है, अगर हम साहित्यिक तौर पर देखें, भाषा के तौर पर देखें, वह भी कुछ है। वो किसी भी देश में पैदा हुआ, किसी भी भाषा को बोलने वाले क्षेत्र में पैदा हुआ है, वो भी कुछ ध्वनि निकाल रहा है। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का इकाई है, क्या, जिसे हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी, यहाँ पे लिखित कहा था, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक, जिसे हम लिख के नहीं दर्शा पा रहे। मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं, मौखिक इकाई को हम कहते हैं क्या, ध्वनि। क्लियर है बात। दो चीजें हमने देखा, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं, और जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ध्वनि। देखिए दो बात समझिएगा, यहाँ पे मौखिक इकाई की बात हो रही है, यहाँ पर लिखित। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, पूछे गए, और हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए, जब हमने वर्डों के बारे में जान लिया, ध्वनियों के बारे में जान लिया, तब इनको सम्मिलित करके देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। वर्णों का जो सार्थक अर्थ होता है ना, वर्णों का, वर्णों या कह सकते हैं क्या, ध्वनियों, दोनों इसलिए कह रहे हैं, भी हम बात करते हैं इसमें, या कह सकते हैं क्या, अक्षरों का, या की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं शब्द, ठीक है। देखिए यहां पे क्या बात की गई कि चाहे ध्वनियां हो, चाहे वर्ड हो, चाहे अक्षर, देखिए सबकी बात एक ही है। यहाँ पे ध्वनि का मतलब हो जाएगा वो मौखिक से, और यहाँ पे वर्ड या अक्षर की बात करें वो लिखित से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो लिखित वो मौखिक नहीं होता है, लेकिन जो मौखिक वो लिखित होगा ये जरूरी नहीं। यहाँ पे समझते हैं कि वर्णों, ध्वनियों या अक्षरों की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। अब यहाँ पे सार्थक इकाई की बात हो रही है, सार्थक इकाई को हम समझते हैं क्या होता है। जैसे एक शब्द ले लिया हमने, क्या है, एक अक्षर ले लिया हमने स, एक ले लिया क्या, ड़, एक ले लिया क, इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा, इसको मिलाने पर बनेगा सड़क, ठीक। अब सड़क क्या है, सड़क एक सार्थक अर्थ दे रहा, सड़क का एक अर्थ होगा, ठीक है। इसको एक ऐसे क्रम में लिखा गया जिसका कोई अर्थ मिल रहा है, तो क्या है, यह एक शब्द है ना। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिख दें, पहले क लिख दें, फिर स, कड़स। अब क्या कड़स कोई अर्थ दे रहा है, देखिए यहां पर वर्णों का मेल है, कई वर्णों को सम्मिलित रूप से लिखा गया है, लेकिन वह सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, इसलिए यह शब्द नहीं है। या इसको ऐसे लिख दें, ड़ पहले लिख दें, फिर स लिख दें, फिर क लिख दें। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे वर्णों का समूह तो है लेकिन कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा, यानी उस अर्थ का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए हमने डिफिनेशन में देखा, परिभाषा में देखा क्या, कि अक्षरों की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। ठीक, क्लियर है बात। सबसे छोटी इकाई को हमने कहा वर्ड, वर्णों का जो सार्थक इकाई होगा उससे बनेगा क्या, शब्द, और शब्दों के समूह से क्या बनेगा, वाक्य। ठीक है, वाक्य। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है, फिर हम पढ़ेंगे क्या, आगे पैराग्राफ बनेगा फिर। ठीक है, पूरा पेज पढ़ते हुए बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। चूंकि हमने देखा हमें वर्णमाला पढ़ना है, तो हमने देख लिया वर्ड सबसे छोटी इकाई है। लिखित की बात करेंगे, मौखिक में ध्वनि कहते हैं उसको। ठीक है, सार्थक वर्णों का जो समूह होगा उसे हम शब्द कह लेंगे। अब हम देखते हैं वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं। बेसिकली हम हिंदी भाषा पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा के वर्णों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे, वर्णों के प्रकार के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न खूब बनता है। वर्णों के भेद, या इसे कहेंगे वर्णों के का। देखिए, भेद और प्रकार एक ही बात होती है। यहाँ पे वर्ण के प्रकार की बात करेंगे। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग होता है क्या, जिसे कहते हैं हम स्वर, और दूसरा क्या होता है, दूसरी को कहते हैं व्यंजन। क्लियर है। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसकी बात हम करेंगे। इससे पहले हमें समझना है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। यहां से प्रश्न खूब बनते हैं। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, यानी 52। क्लियर है। हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक, इतनी बात हमने समझ लिया। वर्णों की मूलतः संख्या कितनी होती है, 52। ठीक, यहाँ पर चाहे हम वर्णों को पढ़ेंगे चाहे शब्दों को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखित आधार पर भी पढ़ेंगे और मौखिक आधार भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से वर्णों की संख्या हमने 52 देखा, तो 52 में कौन कौन से चीजें होती हैं। इसमें अभी देखा था दो प्रकार से होता है, यहाँ पे स्वर होता है और व्यंजन। तो यहाँ पे इसमें स्वर आते हैं, स्वर, और स्वरों की संख्या से आप परिचित हैं। हालांकि स्वर के लिए हम एक अलग से चैप्टर करेंगे। स्वरों की संख्या देखिए ऐसे होती है 13। ठीक है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन सी होती है इसकी बात करते हैं। 13 जो होता है उसमें क्या, 11 + 2 करके आप समझ लें कैसे होता है, अभी हम देखेंगे। 11 + 2, यहाँ पे 11 + 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आ से लेकर कहां तक होता है चीजें, आ तक हम पढ़े, अब तक आ तक पढ़े, लेकिन लास्ट में जो अंग और अ होता है इसको हम स्वर के अंदर नहीं रखते हैं, इसको हम स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं, इसे अनुनासिक अनुसार जो भी है बात करेंगे, इसे कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं, अयोग वाह। ये स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें कितने लोग मिले हैं, 13। कौन कौन से, 11 + 2 यानी 13 ये हो गए। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्वर और प्लस अयोग वाह। चलिए हम डिटेल में लिख दे रहे हैं इस बात को। देखिए स्वर हो जाएंगे आपके कितने, टोटल 11 + 2 होते हैं। अभी हम गिना दे रहे हैं कौन कौन से हो रहे हैं। 11 + 2 कितने हो गए, यहाँ पर ये हो गए 13। ठीक, इसके अलावा व्यंजन की हम बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या ऐसे होती है क्या, 35। 35 में भी 33 + 2, अभी हम सबको गिनाएंगे कौन कौन से होते हैं, और गिनाएंगे बाद में इसलिए क्योंकि वहां से प्रश्न आपको देखने को खूब मिलते हैं। क्लियर है, कितने होंगे, 35। क्लियर बात। आगे देखेंगे व्यंजन के अलावा होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, वर्णों की संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और सबको अगर हम योग करेंगे कितना मिल रहा है, 5 3 8 4 12 और 3 2 5, सबकी संख्या कितनी हो रही, 52। क्लियर है बात।
यहाँ पे हमने कितना काउंट किया, वर्णों की संख्या कितनी होती है, टोटल 52। ठीक है, अब देखिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 भी ऑप्शन में रहेगा, 11 भी रहेगा, तो हमें 13 नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, यहाँ पे वर्णों की हमने संख्या गिना है केवल। ठीक है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, किन स्वरों को कौन से स्वर कहते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में बात कर रहे हैं, अगले पेज पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें, स्वरों की संख्या की बात करें तो आपको पता है कौन कौन से होंगे, आ, ई, ओ, औ, और बचता है क्या, अंग और आ। देखिए इसको हम स्वर नहीं कहते। ठीक है, इन्हें स्वर के अंतर्गत नहीं रखता है, इसे कहते हैं क्या, अयोग हुआ। ठीक है, अगर संख्या के दृष्टि से देखेंगे कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है, टोटल स्वरों की संख्या होती कितनी, 11। एक बात और ध्यान से समझिएगा, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर जो री है, री जो है इसे स्वर के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है, यह हिंदी में नहीं रखते हैं। हालांकि यह प्रचलन में है अभी, क्योंकि इससे शब्द मिलते हैं, इसलिए स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है, 11। क्लियर है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की कितनी संख्या होती है। आप बोर न होइएगा, लिखते रहिए, समझते रहिए, जब क्वेश्चन कराएंगे इससे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कुछ चीजें मिस तो नहीं किया आपने। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या को हम गिनते हैं, व्यंजनों की संख्या को गिनते हैं। व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या, ठीक है। देखिए व्यंजनों की संख्या को जो हम काउंट करेंगे, वहां पर सबसे पहले हम वर्गों के आधार पर काउंट करेंगे। वर्गों का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जो क से लेके अंग तक होता है उसे हम कहते हैं क्या, क वर्ग। इसमें कितने अक्षर आएंगे, कितने वर्ण आएंगे, 5। कौन कौन से आएंगे इसको हम लिखते हैं, क, ख, ग, घ और अंग, 5 आएंगे। क के बाद कौन सा वर्ग आएगा, क के बाद कौन सा वर्ग आएगा भाई, च आता है, च आता है, च वर्ग। च वर्ग में क्या मिलेगा हमको, च, छ, ज, झ और च, छ, ज, झ। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद किसका नंबर आएगा, आएगा टावर का, टावर का, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक, इसके बाद त वर्ग, त, थ, त, थ, न। फिर आता है प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। देखिए यहां तक को हम आसानी से काउंट कर लेते हैं। ठीक, यहां तक के जो व्यंजन है इनको व्यंजन के रूप में मूल व्यंजन के रूप में हम मान लेते हैं। अब इनकी संख्या को अगर हम देखेंगे, यहां से इतनी संख्या को देखेंगे, यहाँ पे 5-5 करके टोटल की संख्या कितनी हो गई, यहां तक की संख्या को देखेंगे, इनकी संख्या हो गई कितनी, 25। क्लियर बात। अब कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जी बड़ी बात है, इसीलिए तो इसके बारे में एक एक अक्षर लिखा जा रहा है, एक एक वर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसके बाद नंबर आता है, देखिए हम जब व्यंजनों को लिखते हैं, जब साहित्य को लिखते हैं, जब भाषा को लिखते हैं, पैराग्राफ आप लिखते हैं, तो वहाँ पे ट ठ ड ढ में यहाँ पर देखेंगे ऐसे 2 चीजें मिलती हैं आपको, जिसे कहते हैं क्या, द्विगुण। द्विगुण किसे कहते हैं, यहाँ पर ड को, या ऐसे समझिए आपको, ड के साथ जब यहाँ पर बिंदु लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं, द्विगुण। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। द्विगुण की संख्या कितनी हो गई, 2। इसके अलावा देखिए
प फ ब भ म के बाद आता है क्या, य र ल व, ये 4 अक्षर आते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो य र ल व मिलेंगे, इसके बाद जो आएगा क्या, य र ल व, इन अक्षरों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं, अंतस्थ, इसे कहते हैं अंतस्थ। अब प्रश्न यही पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ नहीं है, ये दोनों चीजें आपको समझनी रहेगी। अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, य र ल व, क्लियर है बात। अंतस्थ के बाद अगर हम बात करेंगे, अंतस्थ के बाद क्या आता है, य र ल व के बाद क्या आता है, आता है आपका क्या, श, यही आता है, ख, ये आता है, स, ये आता है, और ह। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए जितने भी वर्ड हैं, अभी हम व्यंजन को आगे पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार को पढ़ेंगे, किन किन आधारों पर इनको बांटा गया है, स्वर के प्रकार को पढ़ेंगे, किन किन आधारों पर बांटा गया उसको हम समझेंगे। पर यहाँ पर देखेंगे आधारभूत तरीके से श ख श को कहने में हमें क्या करना है, हमारी जीभ को संघर्ष करना पड़ रहा है ना। इसको जब हम बोल रहे हैं श ख श ह, तो जैसे लग रहा है कुछ उष्मा निकल रही, तो इसे हम क्या कहते हैं, उष्म। इसे कहा जाता है उष्म, या उसे कहते हैं उष्म, या संघर्षी भी कहते हैं, इसे आगे बांटा जाएगा, इसे कहते हैं क्या, उष्म। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए हमने वहां पे बात किया था स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की, सबको मिला के 52 हुआ था। 52 को हमें लाना है, 52 कहां से आएगा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे 25 वर्ड इतने मिल गए, क से लेके प वर्ग तक। द्विगुण के अंतर्गत ड और ढ आ गया, अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व आता है, उष्म के अंदर श ख सह आता है, और बचता क्या, स ख स ह के बाद बनता है छ त्र्यंग ज्ञ, बनता है ना, बचता क्या, छ त्र्यंग ज्ञ। अब जब छ त्र्यंग ज्ञ बचेगा, उसको हम देख लेते हैं, क्या बचेगा, छ त्र्यंग ज्ञ। और एक चीज और आप देखते होंगे, शादी के कार्ड वगैरह पर या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर श्र का प्रयोग होता है ना, या किसी का नाम लेना हो तो कहते नहीं श्रीमान या श्री, तो यहाँ पे जो ओ वाला श्र आता है, इन चारों को मिला के कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्लियर है बात। अब समझिए बात को, देखिए संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए द्विगुण की संख्या कितनी रही, यहां पर इनकी संख्या कितनी हमको मिली, इनकी संख्या हमको मिली, दिख रहा है कि नहीं इस पेन से, चलिए इनकी संख्या मिली कितनी, यहां पर इनकी संख्या हमको 2 मिल गई। यहां पे अंतस्थ की संख्या कितनी मिल गई, 4। उष्म की संख्या कितनी मिल गई, 4। और छ त्र्यंग ज्ञ यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या मिल गई हमको कितना, 4। अगर जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 2 14, और यहाँ पे कितना था, ये 25। 14 और 25 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 14 और 25 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, ठीक है जोड़ लीजिए। 25 ये हो गया, 14 ए, और उधर हमने 13 को गिना था, ठीक है। अगर सभी को जोड़ देंगे हमको कितना मिल जाएगा, 52, ठीक है। कहने का मतलब व्यंजन और स्वरों की संख्या वर्णमाला के अनुसार, ये देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लिखने के क्रम के आधार पर है। किसके आधार पर है, लिखने के क्रम के आधार पर। आई थिंक यहां तक बात आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है, बात समझ में आई है। चलें आगे। देखिए तो हमने क्या सीखा, वर्ड को सीखा, वर्ड किसे कहेंगे इसको सीखा, वर्ड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन इसको सीखा। स्वर में भी हमने सीखा कि कुल तो 13 स्वर होते हैं, लिखने के आधार पर देखेंगे स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 में, लेकिन अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो इनकी संख्या हमको कितनी को देखने को मिलती है, यहाँ पे मिलती है कितना, 11, यही नहीं मिलती है, 11 + 2, 2 जो मिलता है उसे हम कहते हैं क्या, अयोग हुआ। इसके अलावा व्यंजनों को हमने देखा था, क से लेकर प वर्ग तक इनकी संख्या कितनी मिली थी हमको,
क से लेकर प वर्ग तक जो संख्या मिली थी उस संख्या को हमने देखा था, ये मिली थी 25। ठीक है। इसके अलावा जो या र लवा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, अंतस्थ। याद लिख लीजिएगा, एक एक लाइन आपको याद रखना है, यहाँ पे एक एक अक्षर अंतस्थ कहेंगे। इसके बाद जो आपको स ख स है मिलेगा, स ख स है मिलेगा, उसे हम क्या कह लेंगे, उसे कहते हैं क्या, उसमें, या इसी को हम संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो मिला था स ख स के बाद छ त्र ज्ञा और क्या कहते हैं इसको, स्र, इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसके आधार पर इनको अगर जोड़ा गया तो संख्या कितनी मिली, हमें हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या मिली कितना, 52। अब एक बात और आप जानते रहिए, यहाँ से 52 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको यह भी पहचानना रहेगा कि अंतस्थ कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से और संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। यहाँ पर संयुक्त अक्षर किस लिए कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। संयुक्त अक्षर का मतलब, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन इसलिए कह रहे हैं, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होगा, इस बात को समझिए। संयुक्त कहने का मतलब क्या है, जैसे हम छ की बात करें, यहाँ पे जो छ है यह दो व्यंजनों के सहयोग से बना है। किसके, दो व्यंजनों के सहयोग से बना है। पहला है उसमें क और दूसरा क्या है, इसमें स। इससे क्या बना है, छ, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ऐसे त्र को भी देखेंगे, त्र को भी देखेंगे, त्र किससे बना है, ये आधा त से बना है और किससे बना है, र से। इसे क्या कर लेंगे, त्र। ठीक है। इसी तरीके से ज्ञा की हम बात करेंगे, ज्ञा भी बना है दो व्यंजन से, आधा ज से और या से। ठीक। इसी तरह से स्र की हम बात करें, स्र की बात करें, इसके लिए भी क्या, इसके लिए भी स होता है और होता है क्या, क्लियर बात। इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। एक बात और बताना है आपको। ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या 52। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 45 यानी 45। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे क्या, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में डिटेल में। क्लासेस अब आपको हिंदी की लगभग रोज मिलने वाली है। आप ध्यान से, विश्वास से, ईमानदारी से लगे रहिएगा। हो सकता है एक दो क्लास में आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम लगे, क्योंकि आप कहीं और से पढ़ रहे होंगे, और जब किसी आप नए व्यक्ति से पढ़ते हैं तो ऐसे में इंटरलिंक करने में, एक दूसरे की वाइस वर्सा, यानी कहने का मतलब एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो आप विश्वास के साथ, धैर्य के साथ बने रहिएगा। क्लास में कोई कोताही नहीं होगी, चीजें अच्छे से आपको मिलने वाली है। प्रतिष्ठा क्लासेस की पूरी टीम उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, वो करता रहेगा। ठीक है। आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम कल फिर नई कक्षाओं के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वर यानी वॉवल। आज के लिए